AIMIM के सुप्रीमो असद ओवैसी के पीछे यहाँ सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हुजूम सा जैसे कोई हुजूम सा जा रहा है। जमील खान जल्दी AIMIM के सुप्रीमो असद ओवैसी साहब जिंदाबाद। AIMIM से में इंशाल्लाह हमारे 4 सभा होंगी। सीकर से लक्ष्मणगढ़, कैमरा आपका क्या करूं भाई, रहेगा 2 दिन का। पहला दौरा है। इससे अच्छा तू नीचे बैठ के आराम से माल नहीं, इनको बोल टेक वालों आराम से बैठ जाते हैं। नवलगढ़ यहाँ हमारी जनसभाएं हैं। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा मुझे आप लोगों से रूबरू हूँ। तो यहाँ पर मेरे आने का मकसद ये है कि पार्टी को और संगठन को और पार्टी को और मजबूत किया जाए और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने जाते हैं पार्टी पूरी तैयार रहे। और इसके बाद जनसभा भी है सिक्कर में और वहाँ पर जनता से और हमारे पार्टी के पूरे जिम्मेदारों से मेंबर से मुलाकात भी होगी और फिर कल भी मेरा प्रोग्राम है। ऐसे ही हमने प्रोग्राम बनाया कि मैं राजस्थान और आते रहूँगा और मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा और अपनी पार्टी के कैसे कार्य करते हुए कैसा ठीक है और कैसे उसको मजबूत किया जाए, इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया है। तो आज उसकी पहला सिलसिला शुरू हुआ है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले विधानसभा में क्या कर रहे थे हमारी पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हमारे विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में जाए। तो ये मुख्तसर मुझे कहना था। आपको कुछ अगर पूछना है तो बारी बारी से आराम से पूछे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 22 चैनल है माशाल्लाह से। शुक्रिया आपका। तो एक आदमी एक सवाल कर ले, मैं सबका जवाब दूंगा आराम से। ओवैसी साहब, जितनी भी जगह पर आपकी आज ये सभा और जनसंपर्क है, ये सीधे तौर पर माइनॉरिटी का जो बाहुल्य इलाका है वहाँ, लेकिन राजस्थान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तकरीबन 15 जिलों में 36 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटर डोमिनेटिंग कही जा सकती हैं। तो ऐसे में क्या आपका फोकस, चूँकि पहले चरण में आप 13 जिन जगहों पर जा रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक ही रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरे राजस्थान का मेरा प्रोग्राम बन चुका है। आज एक उसका पहला सिलसिला शुरू हुआ है। तो हम राजस्थान के पूरे राजस्थान में जाएंगे, हर मुकामात पर जहाँ तक पॉसिबल है उन जगह पर जाकर मुलाकात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं यहाँ विधायक अमीन खान जी विधायक हैं यहाँ पर। उनका कल जन्मदिन है और आज भट्टा बस्ती में जहाँ पर आप संपर्क करने जा रहे हैं, महेश जोशी विधायक है और भर्ती की सरकार में उनका जन्मदिन है। क्या कुछ संदेश चुनावी बिगुल के साथ आप इन दोनों विधायकों को देना चाहिए? देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाया हूँ और मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, दूसरे मनाइए। इसलिए कि देखिए जनता जो है ना, आपके लिए धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, महिलाएं अपने छोटे मासूम बच्चों को गोद में लाकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा ठहर कर आपको वोट देती है। ये क्या का बर्थडे है तुम्हारा? आप अपने घर में मनाइए ना, खामोशी से मंगाइए। इसको इवेंट क्यों मनाते हैं आप लोग? इवेंट क्यों मनाना चाहिए भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज़ में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ, हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा। कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज़ 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी मर जाते हैं। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया और मैं केक काटूंगा। ये क्या है? ये बताइए। ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते,
मगर मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। सर मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं तो उसमें आपको मोदी जी चीतों के साथ हाँ? चीते नॉर्थ इंडिया से लाए आज देखिए वो सही आपने कहा है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को भी पीछे छोड़ देते तेज भागने में। मोदी जी से पूछेंगे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा तो चीते को भी डिफीट कर देंगे, तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामलों में बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ 50,000 हमारी फौज उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है वो, मैंने चीता भी देख कर मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए ना लग जाए मुझके ऊपर, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा। माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में वो बहुत तेज है। तो अच्छा है चीता लाए, हमें चीता लाए हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का भूपेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते कि चीता भारत में वो जो लाएँ वो जिंदा रहे, क्योंकि वो वाइल्ड उसको बहुत माने ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा है, मगर ये लाइटर वेन में आपसे कहा, उसको आप हेडलाइन मत बनाइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे, खासतौर पर मोदी जी के सामने? हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नहीं होते हमको उससे मतलब नहीं है। आप उस 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से मिलाइए, सोचिए वो भी बाप हैं कि एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? भाई आप सत्ता में एक 8 साल एक माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अभी आप जो करते करिए ना, मगर एक 8 साल के बच्चे को तो अपनी माँ से जुदा मत करिए खुदा के लिए। ये कौन सा जुल्म है आपका ये? भाई हर आदमी तो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद सबकी औलाद है। क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? ये हम कहना चाह रहे हैं उनसे। वो कामयाब होते नहीं होते वो बाद में देखा जाएगा, मगर वो तो इस नाकाम साबित हुए क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, उसमें तो नाकाम साबित हुए वो। सर राजस्थान में जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है, फोकस आपका अगले विधानसभा चुनाव पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अलावा पार्टी में जो फेस होंगे वो राजस्थान की दूसरी पार्टी से आए हुए होंगे। हो सकता है जिस तरीके से सचिन पायलट पर डोरा डालने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, सचिन पायलट खुद की पार्टी में तारीफ है, तो आप भी उस ट्रैक पे जाएंगे? उस ट्रैक पे कहाँ जाएंगे हम? उनके पास तो जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, उनके पास तो कहा जा रहा है कि सीएम जिंदाबाद से हटकर कोई दूसरा नारा लगाएंगे तो देख लिया जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि अगर मैं लड़ने पे आऊँगा तो कोई नहीं रहेगा। वो उनको वारों को भाई, हमको नहीं, हम नहीं कर सकते। कहा ये तो वो कांग्रेस पार्टी। ऐसे में सचिन पायलट को आपकी क्या सर? हाँ, ऐसे में आप, मैं कौन होता हूँ उनको सलाह देने के लिए? वो क्या मुझसे पूछकर दिल्ली लेकर आए थे अपने विधायकों को? है क्या बात है? इस तरह तो नहीं कहना चाहिए। आप हमारा क्या था? आपकी पार्टी से कितनी महिलाओं को खड़ा करेंगे राजस्थान से? और दूसरा हिजाब का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला कैंडिडेट बराबर होंगी, आप मुतमईन रहिए। और 50% देश की आबादी का वो हिस्सा है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है हिजाब का, मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया है। तीसरा यह है कि ये हमारा राइट टू कल्चर भी है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है हमारे लिए, और इसका भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और चौथा यह है कि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो हर एक जगह पर एक कल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो और पांचवी बात यह है कि अगर दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल्स में अलाउ किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये भी एक, तो इसको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? और महिलाएं जो है, अगर कोई मुस्लिम महिला, ये और एक चीज़, ये राइट टू कॉन्शियस भी है, जो संविधान में हिस्सा है। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है।
और आपको बड़ी फिक्र है नहीं, ये बड़ा इससे बैकवर्ड होता है। अरे भाई, कभी देश में कोने कोने में जाकर देखो, और अगर कोई हिजाब पहनकर आ रही है लड़की, उसको क्यों रोकना चाहते हैं आप? किसी का राइट हम छीन रहे हैं क्या भाई? अगर मेरे पहनने से किसी का राइट हम छीन रहे हैं तो बताइए किसका राइट नहीं छीना जा रहा है? तो ये चीज़ है। और ये गैर ज़रूरी के कर्नाटका में बीजेपी ने इस इशू को उठाया। पहले भी येदियुरप्पा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे ना, जब नहीं उठा। अब जब ये नए को लेकर आए तो ये उठा दिया इस मसले को उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखिए क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में। वो जब फैसला होगा, जब पता चले। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी, उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी, जिन्होंने बीडी खल्ला के सामने इस बात को उठाया था कि जो राजस्थान में उर्दू के हालात हैं, उर्दू की किताबें नहीं पहुंच रही है, मदरसों में पढ़ने के लिए बच्चों के पास किताबें नहीं है, उनको निलंबन कर दिया गया। पार्टी ने काफी आवाज भी उठाई थी। आप किस तरीके से देखते हैं? तो उनको छोड़कर एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए। उनको तो छोड़कर एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए। तो जब उनकी पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है, आप आइए, वेलकम करेंगे उनका। जयपुर से कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? नहीं, पूरे राजस्थान से लड़ेंगे, जयपुर से भी लड़ेंगे। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस ताल्लुक से बताना, मगर लड़ेंगे जरूर इंशाल्लाह। राजस्थान के लिए आपका एजेंडा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आपकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, जब से आप आ रहे हैं इंटेलिजेंस वाले बहुत बता रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। वही एजेंडा है। देखिए, इंटेलिजेंस वाले हमसे ही परेशान क्यों हैं, दूसरों से परेशान क्यों नहीं है? तो ये तो गलत बात है। हाँ, वो अपना काम जरूर करें, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि हम क्या प्रोग्राम है, हम तो मीडिया को बोल रहे हैं, उनको भी मिल जाता है, तो इतना उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें, अपना काम करेंगे। एजेंडा हमारा यही है कि राजस्थान में डेवलपमेंट हो। राजस्थान में जो बेरोजगारी है, महंगाई जिसकी जिम्मेदार यहाँ की इस प्रदेश की सरकार कांग्रेस की भी है, और दिल्ली की सरकार मोदी भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ एक माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यक समाज की, दलितों की, आदिवासियों के पॉलिटिकल लीडरशिप बने। तो ये हमारी कोशिश होगी। अभी तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, अहम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो, और ये तैयारी चलती रहे। सर, 17 तारीख को हैदराबाद में काफ़ी गर्मी होने वाली है। आपने अमित शाह जी को एक लेटर भी लिखा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए, लेकिन वो तो मुक्ति दिवस मना रहे हैं। ठीक है, हम तो उनको लिखे हैं, क्योंकि भारत सरकार पहली मर्तबा मोदी की हुकूमत 17 सितंबर के दिन उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो हमने कहा कि आप उसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वर्ड होगा। अब वो उसको मानते हैं या नहीं माने हैं, वो उनके ऊपर मुनस्सिर है। मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त आरएसएस कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आरएसएस, कहीं पर नहीं थी आरएसएस ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो थे ही नहीं ये लोग। तो हर चीज़ को इनको अप्रोप्रिएट करना, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए बेचारे कोशिश करते रहते हैं। किसको? देखिए, मैं आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल की एक रिपोर्ट है, जब हैदराबाद में इंडियन आर्मी आई थी, उसको पुलिस एक्शन कहना भी गलत है, जब इंडियन आर्मी आई थी तो बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से पंडित सुंदरलाल को यह कहा गया कि आप हैदराबाद और उन इलाक़ों में जाइए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 16 डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने विज़िट किया, और उनके विज़िट के दौरान जनरल जे.एन. चौधरी साहब भी साथ थे, जो आर्मी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त हैदराबाद में 20 से 40 हज़ार लोगों का कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। और उन्होंने कई जगह जाकर एविडेंस भी ली, कई जगह पर जाकर पंडित सुंदरलाल ने लोगों को अमन से रहने की, भाईचारगी पैदा करने की बात की।
और उन डिस्ट्रिक्ट्स का भी जिक्र किया, और वो रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है। उस रिपोर्ट का जिक्र जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा में उसका जिक्र किया गया था, और इंदिरा गांधी ने आकर कहा था ये रिपोर्ट के ताल्लुक से ज़्यादा बात नहीं करना बेहतर होगा। तो सच्चाई ये है, और वो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, और पंडित सुंदरलाल उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्रेडिबल नेता थे, बड़ी उनकी माने इज्जत की निगाहों से उनको देखा जाता। पंडित सुंदरलाल, काजी अब्दुल गफ्फार, ये सब लोग जाकर विजिट करके रिपोर्ट दी गई थी भारत सरकार को। ओवैसी साहब, आपकी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में एंट्री की है। क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितना कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा? कितना कंपटीशन? तो देखिए, अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप लोग माइक लगाने में ही कंपटीशन कर रहे थे। तो कंपटीशन जिंदगी की हकीकत है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना? और कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार हैं उस कंपटीशन के लिए। उसी कंपटीशन में जीतने के लिए हम आए हैं और आते रहेंगे। कार्यकारिणी का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आखिर कोई कार्यकारिणी ना हो चुका है, हो रहा है, और आइंदा भी होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। ओवैसी साहब, पश्चिम बंगाल में आप लड़ लिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लिए, लेकिन AIMIM को वो सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मुस्लिम वोट बैंक राजस्थान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान में आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की यहाँ? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को दोहराया, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला, शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला होगा। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर है, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इनको वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को, मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोज़र लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किए। तो लोग देख रहे हैं। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, हम तो सिर्फ 6 सीट लड़े, और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ पर बंगाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिहार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बिहार में सीवान में एक 8 साल के बच्चे को नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, 8 साल का एक लड़के को आपने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से उसकी माँ बेचैन है, अपने बेटे के लिए जुदा कर दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है, जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। सर, बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा। बिहार में दिन में जंगलराज के हालात बन गए, एक आदमी निकलता है, दनादन गोलियां बरसाता है, 2 लोगों की मौत होगी, कम से कम 15 घायल। नहीं, बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए। बताइए आप, 8 साल के उसके, और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी माँ बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग हुई। तो सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है।